नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि साढ़े साती की सच्चाई क्या है। यह साढ़े साती अक्सर एक्चुअली में है क्या? क्या समाज में गलत इंटरप्रिटेशन साढ़े साती को लेकर हो चुकी है? लोग डरते हैं शनि ग्रह के नाम से। शनि ग्रह को कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया है कि शनि ग्रह आएंगे, साढ़े साती शुरू होगी और आदमी बर्बाद हो जाएगा। और जहाँ भी जन्म कुंडली देखते हैं तो अगर कोई कॉज नहीं मिलता है, उसकी प्रॉब्लम का रीज़न नहीं मिलता, तो साढ़े साती भगवान शनि देव के ऊपर सब ठेकरा ला के फोड़ देते हैं कि शनि जी आ गए साढ़े साती लेके, इसलिए तुम परेशान हो, इसलिए तुम खराब परिस्थिति में जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी शादी में दिक्कत है, इसलिए तुम्हें संतान नहीं हो रही है, इसलिए तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए तुम्हारी विदेश यात्रा नहीं हो रही है, इसलिए तुम पे शत्रु हावी हैं, इसलिए तुम पे तांत्रिक इफेक्ट हो रहे हैं। सभी रीजंस को, सभी प्रॉब्लम्स को ला के उठा के शनि देव के कंधे पे या उनके सर पे रख दिया जाता है। आप सोचिए, गहराई में समझने की कोशिश कीजिए कि यदि साढ़े साती शनि की साढ़े साती जो कि चंद्रमा का आधार रखकर बनाई गई है, अगर इस साढ़े साती में शनि महाराज हर जातक को या उस राशि वाले जातक को बर्बाद करेंगे, जहाँ पे चंद्रमा बैठा है, जहाँ से शुरू होती है साढ़े साती की परिभाषा है, तो इस हिसाब से जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि शनि के 30 साल के चक्र के अंदर, जिसमें वो 12 राशियों को कवर करता है, तो लगभग दुनिया की 75% जनसंख्या बर्बाद हो जानी चाहिए। क्योंकि शनि तो 30 साल में सारी 12 राशियों से गुजर जाएगा, तो साढ़े साती तो उसने देनी है। तो 30 साल आदमी की उम्र में आता है तो 75% जनसंख्या तो 30 साल में ही बर्बाद हो जाएगी ना दोस्तों। पर क्यों नहीं होती बर्बाद? कुछ विद्वान लोग इस बात को कहेंगे कि भाई बच्चे ने जन्म लिया तब उसकी साढ़े साती शुरू हो रही थी, तो वो ना काम कर सकता ना कुछ कर सकता, इसलिए वो 30 साल में बर्बाद नहीं होगा, वो 30 के बाद बर्बाद होगा, 31-32 में। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। साढ़े साती या शनि महाराज किसी को बर्बाद करने नहीं आते, किसी को आबाद करने नहीं आते। वो केवल और केवल आपकी जन्म पत्रिका में बन रहे योग, लगन, चंद्रमा, बहुत ग्रहों के आधार पर आपको ही फल देने आते हैं, आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार। और जो आपने अभी कर्म किए हैं उनको भी फल देने के रूप में वो आते हैं। सबसे पहले तो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि शनि के साढ़े साती और नाड़ी ज्योतिष में शनि का गोचर क्या एक जैसा मेल नहीं खाता? क्योंकि 2.5 वर्ष की जो ढैया ली जाती है वो शनि की चाल है एक राशि में चलने की, कि 2.5 वर्ष रहेंगे। तो ये तो नाड़ी के गोचर से कहीं ना कहीं मिलती है। और नाड़ी में 2-12 का बड़ा गहरा संबंध है, और चंद्रमा में भी 2-12 के आधार पर शनि को लिया जाता है। तो ये तो कहीं नाड़ी जैसा मेल खाता हुआ लगता है। लेकिन इसे पराशर में भी, वैदिक में भी, हर जगह साढ़े साती बोलकर ही क्यों अलग बताया जाता है? क्यों नहीं बोला जाता कि ये शनि ग्रह का गोचर है चंद्रमा के ऊपर से? क्यों इसे साढ़े साती का नाम दिया जाता है? ये भ्रम फैला हुआ है समाज के अंदर। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और क्या जिन राशियों के ऊपर से शनि ग्रह गुजरते हैं, जिन्हें साढ़े साती का नाम दिया जाता है, तो क्या उन सभी लोगों की इकट्ठी टांग टूट जाएगी अगर खराब योग है तो? या इकट्ठा ही सब लोग करोड़पति बन जाएंगे अगर अच्छा योग बन रहा है तो? ऐसा नहीं होगा ना। यानी कुछ तो इंडिविजुअलिटी है दुनिया में। जब आपके आधार कार्ड के अंदर आपके लेफ्ट हाथ का थंब प्रिंट जो वहाँ पर स्कैन कराया जाता है, वो दुनिया में किसी से नहीं मिल सकता। वो थंब प्रिंट आपका पूरी दुनिया में किसी से भी मैच नहीं खाएगा सिवाय आपके अलावा।
आपकी आँखों का जो रेटिना होता है, जब पासपोर्ट बनाया जाता है, उस रेटिना को जो मैच करते हैं वो आइस के, वो पूरी दुनिया में आपके अलावा और किसी से मैच नहीं किया जा सकता। तो एक राशि के नाम के लोगों के इकट्ठे इवेंट्स कैसे हो जाएंगे, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि 7.5 में जो इकट्ठी राशि के ऊपर होता है तो हो जाता है। जैसे कि अभी फिलहाल मकर राशि के ऊपर तीसरा चरण शुरू होने वाला है शनि ग्रह का, कुंभ राशि के ऊपर दूसरा चरण शुरू होने वाला है ढैया का, और मीन राशि के ऊपर पहला चरण शुरू होने वाला है। तो कायदे से इन 3 राशि के लोग बर्बाद हो जाने चाहिए या बिल्कुल आबाद हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको यही गहनता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैं सवाल इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि सवाल से ही जवाब बनेगा। हम समझते हैं कि ये किस प्रकार से रिजल्ट देके जाता है। देखिए, मेरी नज़र में जो मेरा अनुभव है, 7.5 और कुछ नहीं, केवल गोचर का फल है। मैं आपको दिखाता हूँ। 7.5 में देखा जाता है, जैसे अभी तुरंत एक देख लेते हैं कि कुंभ में अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा बैठा है तो शनि महाराज जब चंद्रमा के 12वें घर में गोचर करके आएंगे तो इस व्यक्ति के ऊपर 7.5 के 2.5 वर्ष की पहला चरण शुरू हो जाएगा। फिर जब ये शनि महाराज इसके ऊपर आएंगे चंद्रमा के कुंभ राशि में, जो कि अभी आ चुके हैं लगभग, तो यहाँ पर दूसरा चरण शुरू होगा। और फिर चंद्रमा से जब सेकंड हाउस में सैटर्न गोचर करेंगे तो ये 7.5 का तीसरा चरण होगा, और जब वो चंद्रमा से तीसरे भाव में पहुंचेंगे तो 7.5 खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप भृगुनंदी नाड़ी जानते हैं या नाड़ी को फॉलो करते हैं तो आप जानेंगे कि नाड़ी के अंदर 2-12 का एक रिलेशन होता है। जो ग्रह जहाँ बैठा है उससे पिछले घर में और उससे आगे वाले घर में 2-12 का रिलेशन होता है। आप देखिए 2-12 का रिलेशन है, ये गोचर का फल है। ठीक ऐसे ही चंद्रमा के ऊपर जब शनि आया है तो भी भृगुनंदी नाड़ी में गोचर का फल लिया गया है कि आप गोचर के कि ये रिजल्ट नेटिव को मिलेगा, ये चंद्रमा को मिलेगा। फिर उसके बाद में जब यहाँ पर गया तो आप देखें यहाँ पर भी तो चंद्रमा से सेकंड हाउस का रिजल्ट बैठता है, जो यहाँ पर 2-12 का रिजल्ट है। तो ये नाड़ी की टेक्निक है, नाड़ी का प्रोसेस है, उसको 7.5 में कन्वर्ट कर दिया। जो लोग नाड़ी जानते होंगे, जो लोग नाड़ी फॉलो करते हैं, वो इस रीजनिंग को 2 मिनट में समझ सकते हैं। तो दरअसल ये शनि ग्रह का गोचर है और कुछ नहीं है, जिसको 7.5 के नाम पर दुनिया में फैलाया हुआ है। अब इसके फल कैसे होंगे उस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि क्यों इंडिविजुअलिटी अलग है, क्यों इसके अंदर डिफरेंस है। उसके ऊपर अब हम शुरू करते हैं। देखिए, अब यदि हम ढंग से थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और देखें, मैं आपको बहुत स्पष्टता से दिखाता हूं। देखिए, कर्क लगन वाले लोग, अब मैं आपको बताता हूं, कर्क लगन आपकी कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो आप इस 7.5 में उलझे हुए हैं, इसको ना उलझ के आप सिर्फ इतना समझें कि आपकी जन्म कुंडली में जो आपका लग्न है, उस लग्न से गोचर का शनि कहाँ पे गोचर कर रहा है, और यदि चंद्रमा आपका जहाँ बैठा है लगन से और वहाँ से शनि गुजर रहे हैं, सेम ये एस्पेक्ट 2-12 ये सारे सोल्यूशन बनाते हुए निकल रहे हैं, तो एग्जैक्टली कौन सा भाव बनता है, कौन सी राशि बनती है, वो रिजल्ट बेसिकली पर्सन को मिलने वाला है। इसका टोटल आंसर यही है। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। कर्क लगन को लेते हैं। मान लीजिए किसी का कर्क लगन है, तो आप कर्क लगन में देखेंगे कि कर्क लगन में जो फिलहाल के लिए अभी शनि महाराज के में, मान लीजिए किसी का चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अब ये जो अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, अब यहाँ पर शनि ग्रह आ गए हैं और इस कुंभ राशि वाले व्यक्ति की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हुआ है उनकी भाषा में। लेकिन हम अपनी भाषा में देखेंगे
कि लगन से अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है, यहां पे सैटर्न आ गया। आप देखिए इस लगन के लिए सैटर्न अष्टमेश है और ये भाव भी देखिए कहां आकर बन रहा है। तो इस राशि, इस लगन वाले व्यक्ति की जो ये राशि बन रही होगी, इसको ये जो 7.5 आप सो कॉल्ड है, ये सैटर्न का गोचर उसकी हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा, उसकी मदर की हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा, उसके ससुराल के अंदर लोगों, उसकी सास की हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा और इसके साथ साथ और सारी उसकी ट्रैवलिंग करा सकता है, उसके प्रोफेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसको प्रोफेशनली कोई चीज़ें चेंज करनी पड़ सकती हैं, उसके घर में कोई नुकसान हो सकता है, उसका खर्चा बहुत बढ़ सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है, उसको कोई मानसिक पीड़ा हो सकती है। ये रिजल्ट्स तो आप यहाँ निकाल सकते हैं, ये आपको यहाँ बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ठीक ऐसे ही अगर आप सिंह लगन का एग्जाम्पल लेंगे, अगर आप सिंह लगन का एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए अगर आप सिंह लगन का एग्जाम्पल लेंगे तो 11th राशि आपकी यहाँ पर पड़ेगी, और अगर यहाँ पर किसी का चंद्रमा बैठा हुआ है और यहाँ से शनि महाराज जा रहे हैं गोचर के, अब व्यक्ति इसको 7.5 का वही कुंभ राशि के लिए दूसरा बेसिकली चरण बोलेंगे। लेकिन अब ये जो लगन वाला व्यक्ति है, इसको स्पेसिफिकली जो रिजल्ट मिलेंगे वो इसके राशि के नहीं मिलेंगे, इसको रिजल्ट मिलेंगे इसकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस दिखेगी आपको। इसकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकती है, इसकी पार्टनरशिप में डिस्टर्बेंस हो सकती है, ये बिजनेस अपना बदल सकता है, इसके बिजनेस के अंदर चेंजेस आ सकता है, इसकी पत्नी को दिक्कत हो सकती है, या ये पति अगर लड़की की कुंडली है तो उसका पति चेंज कर सकता है अपना प्रोफेशन, या पत्नी कर सकते हैं। ये सारे रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। क्या संबंध है यहाँ पे 7.5 का, मुझे समझ नहीं आता। ये सब नाड़ी के गोचर का रिजल्ट्स हैं। अब टेक्निकली समझने की कोशिश करें। अब बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जिन लोगों के कर्क लगन और सिंह लगन और कन्या लगन होगी, कन्या लगन में 6ठे भाव में ये चीज़ गोचर करेगी, तो ऑब्वियसली ना कि इन लोगों के लिए तो ये सेंसिटिव टाइम है 2.5 साल के लिए, क्योंकि इनके खराब लगन से खराब घरों में गोचर हो रहा है और वहीं पर चंद्रमा बैठा है, तो इम्पैक्ट हाईली होगा ना। लॉजिक बड़ा सिंपल है। लेकिन हम ये कहते हैं बिना किसी लगन को कंसीडर करते हुए, हम ऑन द रिकॉर्ड खुले में कहते हैं कि भाई जितने लोगों की कुंभ राशि है उन सभी लोगों की मैरिड लाइफ खराब होने वाली है, उन सभी लोगों का बिजनेस लॉस होने वाला है, या ये होने वाला है, तो वो तो गलत बात है ना। आपके पास जब तक लगन नहीं है जातक का, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि 7.5 को जो आप रिजल्ट दे रहे हैं। एक्चुअल में ये फॉर्मेट है। आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने बहुत क्लैरिटी से दिखाया है। अब मैं आपको एक चीज़ ज़बरदस्त बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में अगर 7.5 नहीं है कुछ और ये सब गोचर का फल है, तो ये बेसिकली आई कहाँ से और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और इसका यूज़ क्या है। मैं आपको अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं एक बंगाल के व्यक्ति से मिला जो कि तंत्र में काफ़ी अच्छे माहिर हैं। वो तांत्रिक प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं और अपना काम करते हैं, यूजुअली जो भी उतारा वगैरह सब चीज़ें होंगी। वह पश्चिम बंगाल के हैं। मैंने उन्हें एक दिन, जब वो लोगों से डील करते हैं तो डील करते हुए मैंने उन्हें एक कागज़ के ऊपर एक कुंडली बनाते हुए देखा, उसमें बंगाली भाषा में कुछ लिखते हुए देखा। तो मेरा मन में आश्चर्य उठा। मैंने पूछा, मैंने कहा आप तो ज्योतिष नहीं करते हैं और आप तो केवल इसी माध्यम से चलते, तो आप ये कुंडली का निर्माण क्यों कर रहे हैं और इसका कैसे आप, क्योंकि मुझे वो डायमंड चार्ट देख के अंदाज़ा हुआ कि ये कहीं ना कहीं कुंडली बन रही है। तो उन्होंने जो मुझे टेक्निक बताई, तो वहाँ से मेरी आंखें खुल गई कि कितनी बड़ी सच्चाई दुनिया में चल रही है, लेकिन लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बेसिकली वो यूज़ करते हैं इस 7.5 टेक्निक का, और क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप अगर बहुत किसी तांत्रिक के पास जाएंगे या ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो थोड़ा कुंडली से नहीं बताते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से बताते हैं या कुछ इस चीज़ों से बताते हैं, तो देखिए वो अक्सर केवल आपसे आपका नाम पूछेंगे, आपकी कुंडली नहीं पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, और सिर्फ आपके नाम के आधार पर वो कुछ गणना करके आपको चीज़ें बताएंगे। तो वो ऐसे कैसे कर लेते हैं नाम के आधार पर? कौन सा टेक्निक होता है उनके पास में, वो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा।
दूसरा, ये जो टेक्निक बनाई गई है ये इसलिए बनाई गई है, ये जो 7.5 का जो बेसिकली सो कॉल्ड कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है उन लोगों के लिए जिनके पास उनकी जन्म पत्रिका सही समय, सही तारीख, सही महीना, सही साल नहीं है। उन लोगों का भविष्य जानने के लिए या उन लोगों के भविष्य की समस्या का समाधान करने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग किया गया है। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम राजेश है, आपके पास कोई राजेश नाम का व्यक्ति है और उसका कोई डिटेल नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, जो ये तंत्र यूज़ करते हैं, जो ये 7.5 का टेक्निक बंगाल में इस्तेमाल की, तो काफ़ी लंबे से बंगाल में टेक्निक यूज़ होती है। तो राजेश नाम से जो राशि बैठती है वो तुला बैठती है, तो वो एक तुला का लगन निर्माण करते हैं, यानी उस तुला के चंद्र कुंडली बनाते हैं उस व्यक्ति के नाम के आधार पर। जन्म कुंडली से उनका कोई लेना देना नहीं। वहाँ पर वो उसको एक तरीके से हाइपोथेटिकली डिसाइड करते हैं, और ऐसे करके जो मैं आपके आगे बना रहा हूँ वो कुंडली का निर्माण कर देते हैं। अब आप अगर नाड़ी जानते हैं, क्योंकि सब नाड़ी से इंटरलिंक है, अगर आप नाड़ी जानते हैं तो नाड़ी में आप इस चीज़ को समझेंगे कि पूरी नाड़ी के अंदर टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में और जीवन को चलाने में और जीवन के हर रिजल्ट्स को देने में कुछ ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे बड़ा ग्रह होता है सबसे पहले रोल देने वाला जुपिटर, उसके बाद शनि ग्रह का गोचर इंपॉर्टेंट होता है, फिर राहु और फिर केतु। इन 4 ग्रहों के आधार पर पूरी नाड़ी चलती है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को लेते हुए, और गुरु और शनि बहुत बड़े टाइमिंग ऑफ इवेंट्स हैं। अब ये सेम टेक्निक इसमें यूज करते हैं, जो इन्होंने नाम से लगन बनाया उसका। अब उसमें वो देखते हैं कि गोचर में शनि कहाँ घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी शनि यहाँ पर, अभी तो फिलहाल वक्री होके वो इधर आए हुए हैं, लेकिन हम मोटा मोटा लेके चल लीजिए कि मान लीजिए किसी का शनि यहाँ पर है और गुरु गोचर में यहाँ पर है। फिर वो राहु को देखते हैं कि राहु कहाँ है। राहु इस समय यहाँ पर चल रहा है, और जो केतु है वो इस समय तुला राशि में चल रहा है। अब वह बहुत आसानी से इस नाम राशि के अकॉर्डिंग जो लगन डिसाइड करते, तो इन्हीं 4 ग्रहों से वो व्यक्ति का प्रोफेशन बड़े आराम से निकाल लेते हैं। देखिए, शनि ही प्रोफेशन का कारक है और जुपिटर उसमें ग्रोथ देने का कारक है, और राहु जबरदस्त ग्रोथ या जबरदस्त लो, और केतु काम धंधे को बंद कर देगा। इसी 4 ग्रहों के ऊपर आधार छिपा है, तो वो उनकी नाम राशि से लगन, एक हाइपोथेटिकली लगन बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए आप बहुत सिंपल देख रहे हैं आप, यहाँ शनि केतु का संबंध यहाँ आ रहा है, तो ये राशि वाला जो व्यक्ति आएगा उसको सीधा वो बोलेंगे कि भाई तुम्हारे प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है और ये दिक्कत इस समय तक रहेगी। और जैसे ही वो कैलकुलेट करेंगे कि जैसे ही केतु कन्या राशि में चला जाएगा और राहु मीन में चला जाएगा, तो शनि की गिरफ्त से केतु जैसे ही बाहर निकलेगा, तो इस शनि का जो रास्ता, इस आदमी का जो प्रोफेशन है उसको एक रास्ता मिल जाएगा और उसका प्रोफेशन ठीक हो जाएगा। ऐसे वो टाइमिंग ऑफ इवेंट का प्रेडिक्शन करते हैं। और जैसे केतु आ रहा है, कभी राहु आता है, तो उससे तंत्र का इफेक्ट भी वो निकाला जाता है उसमें, तो फिर उसका रेमेडियल करते हैं और देखते हैं कि कितनी जल्दी चीज़ें ठीक होंगी। तो आप देखिए कि ये टेक्निक बेसिकली बंगाल में यूज़ होती है, जो टेक्निक पूरे बंगाल से सब में फैली, लेकिन इस टेक्निक की रियलिटी कोई नहीं जान पाया। सब लोग इसे 7.5 समझ के और सब लोगों पे चिपकाने लगे रैंडमली, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो रियलिटी है वो ये है। आप ट्राई करें, अगर आपके पास कोई व्यक्ति का डाटा नहीं है, जिसका कोई नहीं है, आप उसकी नाम राशि के अकॉर्डिंग एक लगन को बनाएं और फिर इन 4 ग्रहों को लगाएं और फिर देखिए उसकी लाइफ के अंदर एग्जैक्टली वो ही हो रहा होगा जो ये प्लैनेट दिखा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर ये डिप्रेशन योग बना रहा है ना, शनि केतु मून डिप्रेशन का योग बना रहा है। आदमी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मून केतु जब योग आता है ना, तो आदमी जो है ना थोड़ा सा जो है कटना शुरू हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। सेपरेटिव प्लैनेट है ना ये, सैटर्न भी सेपरेटिव प्लैनेट है, तो मून सेपरेटिव पोजीशन खराब है। और जुपिटर देखिए, जुपिटर 6th हाउस में रन कर रहा है,
तो ये एक और प्रॉब्लम है। तो ये व्यक्ति रोग में, ऋण में, इन सब चीज़ों में फंसा हुआ है, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। तो ठीक ऐसे ही आप यूज़ करें और फिर देखें इस टेक्निक को। ये सब मेरा वर्क है जो मैंने किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो गुरु से सीखा है, खास तौर पर जो बंगाल से कनेक्टेड है उनसे मैंने ये टेक्निक सीखा और मैं ये आपके साथ में आज शेयर कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को बहुत ही लाइक करेंगे और इसमें से नॉलेजेबल चीज़ें लेंगे और आगे लोगों को फॉरवर्ड भी करेंगे साढ़े साती का डर दूर करने के लिए। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है साढ़े साती में, क्योंकि ये डराती नहीं है, ये आपके चार्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।